दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्न संस्कृत भाषा के। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको यह हमारी PDF चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और वहां पर हम PDF प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द का मूल धातु तथा लकार है। तो आपको बताना है कि मूल धातु और इसका लकार क्या है। स्था धातु लंग लकार, स्था धातु विधिलिंग, तिष्ठ धातु लट लकार या तिष्ठ धातु लोट लकार। तो आपको बताना है कि इसका मूल धातु और लकार क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है स्था धातु विधिलिंग। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम है, आपको सर्वनाम बताना है। युष्माकं गृहं कुत्र या अस्ति, तो आपको सर्वनाम बताना है। तो बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका उत्तर पहचान लोगे। तो युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति में जो सर्वनाम शब्द है वो है हमारा युष्माकं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा। तो आपको बताना है कि क्या रूप होगा। आस्ताम, शताम, आस्तम या आस्व। तो आपको बताना है कि क्या रूप होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है आस्तम। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, आता है के लिए संस्कृत के लिए क्या क्रिया प्रयोग होगी। तो आपको बताना है कि आता है के लिए संस्कृत भाषा में क्या क्रिया प्रयोग होगी। प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, आगच्छति या अवगच्छति। तो आपको बताना है आता है के लिए क्या संस्कृत प्रयोग होगी। आता है। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है आगच्छति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय है। तो आपको बताना है कि अव्यय पद कौन सा है। राम, लता, यथा या गुरु। बहुत आसान प्रश्न है, आशा करते हैं सभी इसका उत्तर सही बता देंगे। तो इसका सही उत्तर है वो है अव्यय पद है इसमें यथा। अव्यय पद वो होते हैं जो किसी भी लिंग, काल, वचन में परिवर्तन नहीं होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, ज्ञाता में कौन सी धातु है। आपको बताना है कि ज्ञाता में कौन सी धातु है। ज्ञा, ज्ञात, ज्ञ या ज्ञान। तो आपको बताना है कि ज्ञात्वा में कौन सी धातु है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ज्ञा, ज्ञा धातु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुष्पम में लिंग है। पुष्पम में कौन सा लिंग है आपको बताना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उपर्युक्त सभी लिंग। सभी जो लिंग है वो हैं इसमें। तो आपको बताना है पुष्पम में कौन सा लिंग है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो पुष्पम में लिंग है वो है नपुंसकलिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत आसान प्रश्न है, प्रतिदिनम में समास है। तो आपको बताना है कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्वंद्व समास। तो आपको बताना है कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो बहुत आसान प्रश्न है। प्रतिदिन क्योंकि यहाँ अव्यय आ रहा है पद, तो वह यहाँ जो समास होगा वो होगा हमारा अव्ययभाव समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। उपेंद्र का संधि विच्छेद आपको बताना है। उप धन इंद्र, उप धन इंद्र, उपा धन इंद्र और उपा धन इंद्र।
तो आपको बताना है कि उपेंद्र शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा। बहुत आसान प्रश्न है, आशा करते हैं इसका सभी उत्तर लगा लेंगे। तो उपेंद्र शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा उप धन इंद्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है भानुना में विभक्ति है, तो भानुना शब्द में क्या विभक्ति है वो आपको बताना है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। तो आपको बताना है कि भानुना में कौन सी विभक्ति है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो भानुना शब्द में विभक्ति है वो है तृतीय विभक्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिमुनि में कौन आता है या कौन नहीं आता है। आप दोनों ही तरीके से प्रश्न को याद करेंगे। ऑप्शन है शाक्टायन, महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन। तो आपको बताना है कि नहीं आता। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है शाक्टायन। शाक्टायन जो है वो त्रिमुनियों में नहीं आते हैं। महर्षि पतंजलि, आचार्य पाणिनि और महर्षि कात्यायन जी ये सारे त्रिमुनि में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है तिष्ठति में धातु है। आपको बताना है कि तिष्ठति जो क्रिया है उसमें कौन सी धातु है। गच्छ, स्था, तिष्ठ या तिष्ठ। आपको बताना है कि तिष्ठति धातु में कौन सी क्रिया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, जो तिष्ठति धातु में स्था धातु है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आसान प्रश्न है सप्तविंशति शब्द का अर्थ है 17, 27, 37 और 47। तो आपको बताना है सप्तविंशति का क्या अर्थ है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो सप्तविंशति का है मैंने पिछली वीडियो में बताई है, फिर भी आज मैं बता रहा हूँ कि गिनतियों को जो पढ़ते हैं हम पीछे से पढ़ते हैं। तो विंशति का मतलब 20 और सप्त का मतलब 7, और 20 और 7 कितने हो गए 27 यानी 27। ऑप्शन नंबर बी सही है 27। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है किम इव ही मधुराम मंडनम नाकृतिनाम। पंक्ति उद्धृत है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है आपको बताना है। मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम या स्वप्नवासव दत्ताम से। तो आपको बताना है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम की मशहूर पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भित्रणार्थम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किस कारक में यानी किस विभक्ति में किया जाता है। तो आपको बताना है कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो आपको बताना है कि भित्रणाम भय हेतु। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई है, उसमें इसकी विस्तार से हमने चर्चा की है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो भित्रणाम भय हेतु में जो विभक्ति है, जो कारक का प्रयोग किया गया है वो हमारा है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती। आपको बताना है कि किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। आ, औ, ओ या ए। तो आपको बताना है। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ओ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध होता है। अकर्मक और सकर्मक
किसका संबंध होता है? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से? बहुत आसान प्रश्न है, आशा करते हैं सबसे उत्तर इसका बन जाएगा। तो अकर्मक और सकर्मक का संबंध होता है हमारा क्रिया से। आपको सबको पता है अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताना संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो से अधिक पदों के मेल को। बहुत आसान प्रश्न है, आशा करते हैं आपसे सबसे उत्तर बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर है दो वर्णों के मेल को कहते हैं हम संधि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है, घन श्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययभाव, द्विगु या द्वंद्व? तो आपको बताना है कि घन श्याम में कौन सा समास है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो घनश्याम में समास है वो है हमारा कर्मधारय समास। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पठताम रूप किस लकार, पुरुष एवं वचन का है? तो आपको बताना है कि पठताम जो रूप है वो किस लकार, पुरुष और वचन का है? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो आपको बताना है कि पठताम किस लकार, पुरुष एवं वचन का रूप है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। चलिए आगे चलते हैं, बहुत आसान प्रश्न है नेक्स्ट। अत्यधिक में संधि है, आपको बताना है कि अत्यधिक में कौन सी संधि है? संधि का नाम, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऋण संधि या हल संधि? तो आपको बताना है कि अत्यधिक में कौन सी संधि है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जहाँ पर भी मैंने संधि की वीडियो बनाई है, अगर आपको संधि की शॉर्ट ट्रिक के अनुसार संधि समझनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इसकी क्या पहचान होती है? या, र, ल और वा से पहले अगर कोई भी जो वर्ण है वो आधा है, आता है और वो भी आधा आता है, तो वहाँ हमेशा हमारी यण संधि होती है। तो इसका सही उत्तर है यण संधि। आगे चलते हैं, प्रश्न है री वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, दंत या ओष्ठ? आपको बताना है कि री वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है मूर्धा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, संस्कृत में जो धातु रूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रियापद कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, आशा करते हैं सबसे उत्तर इसका बन जाएगा। तो संस्कृत में धातु पद बोलते हैं हम क्रिया को, वर्ब जो होता है वो हमारा होता है धातु, वर्ब को ही बोलते हैं हम क्रियापद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैन क्लंत दयन्त्यापो न शोषति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई भावी शिक्षक नहीं होगा जो इस श्लोक को नहीं जानता हो। तो आपको बताना है कि यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता, नीति शतकम, भामिनी विलास या कुमार संभवम? तो आपको बताना है कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ये श्लोक लिया गया है वो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? आपको बताना है कि त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास? आपको बताना है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। बहुत आसान प्रश्न है, आशा करते हैं सबसे उत्तर लग जाएगा। जो त्रिवेणी में है वो हमारा द्विगु समास है, संख्यावाचक है क्योंकि संख्या पहले आ रही है, त्रि यानी तीन, वेणी का मतलब चोटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपवन में लकार है। आपको बताना है कि अपवन में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग या लंग लकार?
तो आपको बताना है कि अभवन में कौन सा लकार है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो अभवन में लकार है वो हमारा लंग लकार है। भूतकाल लंग लकार, जैसे अपठन, अभवन, इस तरीके से आएगा यहाँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे है। हसत रूप है, इसमें भी आपको लकार बताना है। लट लकार, लिरट लकार, विधिलिंग या लोट लकार। तो आपको बताना है कि हसत में कौन सा लकार है। तो आशा करते हैं आपने लगा लिया होगा। हसत, पढ़त यानी लट लकार, वर्तमान काल लट लकार। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है। आशा करते हैं सबसे उत्तर बन जाएगा। 13, 14, 15 या 16। और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि माहेश्वर सूत्र का जो निर्माण क्या है, जो रचना किया है, वो किसने की है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है वो हमारी 14 होती है। आपको बताना है कि ये माहेश्वर सूत्र किसने लिखे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी प्रकार से आपको बहुत अच्छी वीडियो संस्कृत और हिंदी संबंधित लाते रहेंगे, जो आपके यूपी टेट और सी टेट में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। हम कोशिश करते हैं कि बहुत से अच्छी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करें ताकि आपका भला हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। आपको बताना है कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। प्रथमा, पंचमी, तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। बहुत आसान प्रश्न है और अक्सर संस्कृत की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है अपादान कारक से ही पूछा जाता है। अक्सर अपादान कारक के बारे में ही चर्चाएं होती हैं संस्कृत भाषा में ज़्यादातर। तो चलिए अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो अपादान कारक में होती है हमारी पंचमी विभक्ति। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को संस्कृत भाषा का ज्ञान थोड़ा थोड़ा सामान्य सा हो सके। धन्यवाद।